है काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। देखो बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है। मान लो ये गैस है, ये किसी कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको मैं नीचे से हीट देने शुरू करता हूँ तो क्या होगा बेटा, जैसे ही हीट मिलेगी एक्साइटिंग स्टेट में जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये जो वॉल्स हैं जिन पर ये प्रेशर डाल रहा था, अब ये प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना कि हमेशा द काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। अब रूट मीन क्यों लगाते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पर एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो रूट मीन का यूज करना पड़ता है। अब रूट मीन क्या है, रूट मीन क्या है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इस क्लास में पहले, तो जिसे नहीं पता तो एक बार देख लो रूट मीन क्या है। जिसे नहीं पता तो खेला खत्म, ठीक है। चलो ये कह रहा है अगर टेम्परेचर कीप कांस्टेंट देन द URMS, RMS मतलब होता है रूट मीन स्पीड, ठीक है। U इज द स्पीड विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये बोल रहा है अगर टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखूं तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, सीधी सी बात है। अगर तुम टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तो स्पीड भी या काइनेटिक एनर्जी भी नहीं इंक्रीज होगी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और मैं इसको इंपॉर्टेंट भी बोलता हूँ और इजी भी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी गैस, अगर हीट आप उसको दे रहे हो तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है। अब मैंने इसको हीट दी तो ये एब्जॉर्ब कर गई ना, तो एब्जॉर्ब कहाँ होती है, इसके एटम्स ही एब्जॉर्ब करते हैं, मॉलिक्यूल्स ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ये कई तरीके से होता है। क्यों, क्योंकि भाई कुछ गैसेस होती हैं मोनो एटॉमिक गैसेस, कुछ डाई एटॉमिक गैसेस होती हैं 3 एटम वाली, कोई ट्राई एटॉमिक गैसेस होती हैं, है ना। अब एक गैस है CO2, देखो 2 एटम्स है इसके अंदर, एक है हेलोजन, खाली सिंगल एटम की बनी हुई है। इसी तरीके से ट्राई एटॉमिक तक की जो स्ट्रक्चरल गैसेस होती हैं, तो तीनों अलग अलग तरीके से हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनके मॉलिक्यूल की जो हरकतें होती हैं, जो मोशन होता है, जो काइनेटिक मोशन होता है, वो भी अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे मैंने मोनोएटॉमिक लगा, तो इसके अंदर बेटा 3 डिग्री फ्रीडम दिखाता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब 3 तरीके से हीट को ये एब्जॉर्ब करता है और एक्सप्रेस करता है। क्योंकि जब इसको हीट मिलती है, एक सिंगल एटम एक ही जगह रह सकता है, एक्स प्लेन में मूव कर सकता है इधर उधर, वाई प्लेन में मूव कर सकता है या जेड प्लेन में मूव कर सकता है, ठीक है। बस अब उसके बाद डायएटॉमिक जो होता है, 2 एटम वाला जो हो गया, वो किस तरीके से मूव कर सकता है, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है। अपने एक्सिस पे भी, मान लो डमरू है ना, तो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है। तो वहां पर हमको 5 डिग्री ऑफ मोशन देखने को मिलते हैं। तो याद कर लेना इसको। वैसे इसको निकालने का तरीका है 3n-r। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3n-r। ये n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। मोनोएटम में 1, डाई में 2, ट्राई में 3, और r क्या है, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि कहाँ कहाँ पर मोशन हो सकता है और कहाँ पर मोशन नहीं हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि भैया जो मोनोएटमिक है वो 3 दिशाओं में मोशन कर रहा है, XYZ में, और बाकी क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो भाई एक्सिस पे मोशन नहीं कर सकता। इसी तरीके से भाई डाई एटम का बोलो तो ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है और तीनों में भी जा सकता है, इसकी 5 डिग्री निकल कर आती है। फिर ट्राई एटॉमिक 3 तरह के होते हैं, 3 एटम वाले, एक तो लीनियर इस तरह से होंगे और एक होगा नॉन लीनियर ट्राइंगुलर शेप में, ठीक है। तो देखो इसकी रिस्ट्रिक्शन कितनी है, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है इसकी, ये इस तरीके से सीधे सीधे जुड़े हुए, एक ही रिस्ट्रिक्शन है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा और अपने एक्सिस पे भी रोटेट होगा। लेकिन ये तो पूरी तरह से वो हो गए तो एक्सिस पे रोटेट भी नहीं हो पाएंगे। 3 मॉलिक्यूल होने के बाद 3 रिस्ट्रिक्शन है, तो R3। तो लीनियर ट्राइएटॉमिक का निकलता है 5 डिग्री और नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक का निकलता है 6 डिग्री। इजी है। चलो इसी तरीके से बेटा हम देखते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी। और आपको पता है इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जब हम जब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज, मान लो ये वही कंटेनर, इसके अंदर हमारे एटम्स हैं, गैस भरी हुई है, तो ये जो काइनेटिक मोशन कर रहे हैं वो, और जो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी है, आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी एकदम 0 कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। तो इन दोनों एनर्जी को मैं कंबाइन कर लूं तो वो क्या हो जाती है, मेरी इंटरनल एनर्जी हो जाती है। और याद रखना अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इंटरनल एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो भाई इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसे निकालने का फॉर्मूला है E=NFRT/2। F क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है,
डिग्री ऑफ फ्रीडम, और n क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल, तो एक मोल ले लिया मैंने n, तो बस अगर मोनोएटॉमिक केस में कैलकुलेट करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, नंबर ऑफ मोल 1। अब फिक्स, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो याद ही कर लो इन्हें, तो मतलब इन्हें बार बार काउंट क्या करोगे, कैलकुलेट क्या करोगे, एकदम याद रखो ना, एकदम याद रखो, ठीक है। तो भाई n और f की प्लेस पे हमने नंबर डाले और हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गई मोनोएटॉमिक की। डाईएटॉमिक के केस में n1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ठीक है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गई। और ट्राइएटॉमिक दो केसेस हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर के केस में आया 7 और नॉन लीनियर के केस में आया 6 RT/2, 2 से 3 गया तो 3 RT हो गया। अब 3 RT याद कर लेना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी तो मोल के केस में सीखा हमने, अब मॉलिक्यूल्स के केस में सीखते हैं। तुम्हें पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के पर n, हाँ 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होते हैं ना। तो बस हमको यहाँ पर मॉलिक्यूल रखना है, मोल के स्थान पर सब कुछ सेम टू सेम रहेगा ना। ये DOF या खाली F का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मोनोएटॉमिक के लिए कितना है 3, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ, मतलब एक मोल में कितना निकालना है हमको, तो हमें पता है एक मोल में होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने। तो Na के बराबर लिख दें, खाली Na लिख देते हैं इसकी जगह पर, टोटल क्या लिखना, तो हमारे पास जो एनर्जी निकल कर आती है वो क्या निकल कर आती है 3/2 RT। याद कर लेना, चलो। और डायएटॉमिक के केस में जब हमने फाइंड आउट किया तो निकला 5/2 RT, और ट्राइएटॉमिक के केस में आप घर से करना, सारा मैं बता दूंगा क्या, एक तुम करना। चलो, अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या है, ये लॉ क्या कहता है, ये सिर्फ ये बोल रहा है भैया द स्टेट इन दैट एनी डायनेमिक सिस्टम इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कोई सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब अब कोई हीट उसमें नहीं जा रही, कोई हीट उससे बाहर नहीं जा रही। तो याद रखना उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स घूम रहे हैं, गैस मान लो, या वही अपना सेम एग्जांपल जिसको लेकर चल रहे हैं, इसको हमने हीट किया, अब ये इक्विलिब्रियम में, अब इसके अंदर ना हीट जा रही है, ना इससे हीट बाहर आ रही है, ना ही इसके अंदर हीट जा रही है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये स्टेबल स्टेट पे है। तो अंदर जो भी एनर्जी गई है वो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कुछ एटम्स के पास होगी, सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। यही है इक्विपार्टीशन का लॉ। अब भाई ये तो अलग अलग तरीके का मोशन करते हैं एटम्स, कोई तो भाई ट्रांजिशनल मोशन कर रहा होगा, कोई रोटेशनल कर रहा होगा, कोई वाइब्रेट, कितना कुछ भी कर रहा हो, एनर्जी सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। कितनी होगी 1/2 kb इंटू टी। ठीक है, हाँ बस खत्म। अब देखो नेक्स्ट है भाई मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है भाई मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने एक बार ट्राई किया कि गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड को फाइंड आउट करूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल की कोई स्पीड है, कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई कोलिजन कर रहा है, कोई टकरा कर वापस जा रहा है, कोई टकराने जा रहा है, कोई सरफेस पर टकरा रहा है, कोई सरफेस से टकरा रहा है, हर किसी की अपनी अलग अलग स्पीड हो रही है, अंदर अंदर काइनेटिक एनर्जी हो रही है। तो एक पर्टिकुलर एटम अगर मैंने बीच में से निकाल लिया और पूछा कि इसकी स्पीड कितनी है, तो तुम बोलोगे अरे भैया बड़ा खतरनाक न्यूमेरिकल बनेगा, तो टेंशन मतलब इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ थ्योरी पढ़नी होती है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की। ठीक है, तो उन्होंने ट्राई किया और ये ग्राफ के साथ वो सामने आए। उन्होंने बोला कि भाई मैं पूरे का लेता हूं एवरेज, क्या लेता हूं, एवरेज स्पीड लेता हूं, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड आती है उसी को मैं आइडियल स्पीड कंसीडर कर लेता हूं। बस समझ में आ गई, बस बात खत्म, इतनी सी बात थी। ठीक है, अब ये बोल रहा है एट एनी टेम्परेचर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। वो बोल रहा है किसी भी टेम्परेचर पर, जैसे मतलब बोलेंगे अलग अलग स्पीड हो सकती है मॉलिक्यूल्स की, गैस के मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि वो अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग कंडीशन में, कोई टकरा रहा है, कोई टकरा कर वापस जा रहा है ना, कोई पास है, कोई दूर है, अलग अलग पोजिशन। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज वेलोसिटी इज बिटवीन v प्लस dv, मतलब dv मतलब बहुत स्मॉल वेलोसिटी और एरिया, जो शेडेड एरिया मैंने अभी आपको ग्राफ में दिखाया था। ठीक है, द स्पीड ऑफ लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वही जो ग्राफ के अंदर शेडेड एरिया ना, जहां पर सबसे ज्यादा, वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मानते हैं उसको। द एरिया अंडर कर्व गिव द नॉर्मल द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सैंपल ऑफ गैस। और यही है भाई एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ हमको दिखाता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने कंसिडर है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला लिया, लेकिन यहाँ पे तो आरएमएस यूज होगा, तो मैं बताया, तो फॉर्मूला बनकर निकलता है तुम्हारा v = 8 RT/m।
ठीक है बेटा, चलो उसके बाद बेटा फ्री पाथ देख लो क्या है। जाओ ठीक ठीक है बेटा, अब फ्री पाथ देख लो। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मतलब फ्री पाथ का मतलब है कि भाई ये मॉलिक्यूल्स हैं दो, आपस में टकराए, कोलाइड हुए और रिफ्लेक्ट हुए और फिर आगे टकराए, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा फ्री पाथ है। अब मेन फ्री पाथ क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज निकाल देंगे उस डिस्टेंस का तो हमारा मेन फ्री पाथ हो जाएगा। बस इसे निकालने का फॉर्मूला ये है। थैंक यू, सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, धन्यवाद।